अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में नर्वस और सेंस ऑर्गन एम्फीबियंस के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस किए थे। आज का हमारा लेक्चर है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के ऊपर। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे लेक्चर चाहिए, नोट्स चाहिए, असाइनमेंट प्रेजेंटेशन के हवाले से कोई प्रॉब्लम हो, मुझसे शेयर करें। इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। एक्सक्रीशन अगर हम देखें एम्फीबियंस के अंदर, तो एम्फीबियन की किडनीज दोनों साइड पे प्रेजेंट होती हैं। उनके डॉर्सल एओर्टा की साइड पे किडनीज जो है वो अटैच होती हैं बॉडी की कैविटी के डॉर्सल वॉल के साथ, और एक ओपन होती हैं एक डक्ट के थ्रू, जिसको क्लोएका बोलते हैं। क्लोएका की जो है वो उसकी एक वेंट्रल आउटग्रोथ होती है, जिसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का काम यूरिन को स्टोर करना है। फॉलोइंग अडॉप्टेशन एम्फीबियंस के अंदर हैं एक्सक्रीशंस के लिए। एक्वाटिक एम्फीबियंस भी हैं और टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस भी हैं। एक्वाटिक एम्फीबियंस जो कि पानी में रहते हैं, फ्रॉग और टोड, वो अपना नाइट्रोजनस वेस्ट ऐसे ही एम्फीबियन का अमोनिया और यूरिया है। फ्रेश वाटर एम्फीबियन अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, एक इमीडिएट एंड प्रोडक्ट है ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। इसी वजह से ये अपना ज़्यादातर डू नॉट स्पेंड एनर्जी ऑन कन्वर्टिंग अमोनिया इनटू अदर कंपाउंड। अमोनिया डिफ्यूज़ करते हैं इनटू सराउंडिंग वाटर, इसी वजह से ये नॉट प्रोड्यूस टॉक्सिक इफेक्ट। अगर हम टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस अपना ज़्यादातर टाइम लैंड पे एक्सक्रीट करते हैं। तो इस वजह से जो लैंड पे रहने वाले एम्फीबिया हैं, जब वो लैंड पे रहते हैं तो वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। यूरिया इज प्रोड्यूस from ammonia in liver. Urea is less toxic than ammonia but still require large quantity of water for its excretion. तो यूरिया कैन बी स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर। सम एम्फीबियन एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया वाटर के अंदर और यूरिया को लैंड पे। ऑस्मो रेगुलेशन की बात करें तो ऑस्मो रेगुलेशन में मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सल्यूट्स हैं इन द बॉडी। ऑस्मो रेगुलेशन एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है एम्फीबियंस के लिए। ये रिमूव करते हैं एक्सेस वाटर ताकि कंजर्व कर सकें अपने इसेंशियल ऑयल्स को। एम्फीबियन की किडनी लार्ज क्वांटिटी में हाइपोटोनिक यूरिन प्रोड्यूस करती हैं। इनकी स्किन और इनकी जो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल है वो ट्रांसपोर्ट करती हैं सोडियम और क्लोराइड आयन को, और इस तरह दूसरे आयन्स को इनटू द ब्लड। एम्फीबियंस कंजर्व करते हैं वाटर जब वो लैंड पे रहते हैं ताकि डेसिकेशन से बच सकें। अडल्ट एम्फीबियन ड्रिंक नहीं करते वाटर को। इनकी स्किन जो है वो नॉट इम्परमिएबल लाइक अदर टेट्रापोड्स। तो इनकी किडनीज जो है वो अनेबल होती हैं कि वो प्रोड्यूस करें हाइपरटोनिक यूरिन, बजाय इसके कि एम्फीबियन लॉस करें वाटर बाय देयर बिहेवियर। वो शो करते हैं कुछ अपने बिहेवियर। तो फर्स्ट बिहेवियर है जो वो है नॉकटर्नल एम्फीबियंस के। कुछ एम्फीबियंस रात के वक्त निकलते हैं। नॉकटर्नल एम्फीबियन जो है दे डू नॉट कम इन डेसिकेटिंग कंडीशन, ये ड्राई कंडीशंस में बाहर नहीं निकलते। बहुत से टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस नॉकटर्नल होते हैं, वो रात को निकलते हैं। दे गो टू हाई ह्यूमिडिटी एरिया ड्यूरिंग डे टाइम। वो अपने डे टाइम के दौरान जो है वो हाई ह्यूमिडिटी एरिया होता है। दीज एरियाज आर प्रेजेंट अंडर स्टोन्स, इन लॉग्स, लीफ, और इसके अलावा बारोज में बिल बना के रहते हैं। तो वो रात के वक्त निकलते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं द लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्किन। कुछ डायर्नल होते हैं जो दिन के वक्त बाहर आते हैं। डायर्नल एम्फीबियन लिव करते हैं, हाई ह्यूमिडिटी वाली एरियाज में रहते हैं, और वो अपने रिहाइड्रेट करते रहते हैं खुद को वाटर एंटर करके अपनी बॉडी में। रिडक्शन इन सरफेस एरिया, कुछ एम्फीबियन जो है वो रिड्यूस करते हैं एक्सपोज सरफेस एरिया अपनी बॉडी से, कि उनकी बॉडी जो है वो ज़्यादातर एयर के कांटेक्ट में ना आए ताकि इट रिड्यूस लॉस वाटर, वो वाटर लॉस को बचा सकें, इवेपोरेशन ना हो। तो वो क्या करते हैं, दे कर्ल देयर बॉडीज एंड टेल इनटू टाइट कॉइल्स। वो अपनी बॉडी को कर्ल कर लेते हैं, अपनी टेल को कॉइल कर लेते हैं। दे ब्रिंग देयर लिम्स क्लोज टू देयर बॉडीज, और वो अपनी बॉडी के क्लोज अपने ब्रिंग ले आते हैं। कुछ इंडिविजुअल जो है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ग्रुप की फॉर्म एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और अपने सरफेस एरिया को ओवरऑल रिड्यूस कर लेते हैं। प्रोटेक्टिंग कवरिंग है, कुछ एम्फीबियंस के पास प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है, वो रिड्यूस करती है उनके अंदर वाटर लॉस को। उनकी स्किन जो है सम हार्डन रीजन, कुछ रीजन पर उनकी स्किन हार्ड होती है। दीज रीजन आर रेजिस्टेंट टू वाटर लॉस। तो ये क्या करते हैं, दे क्लोज द माउथ ऑफ द बारो विद दिस हार्डन रीजन ऑफ द स्किन, और इस तरह से वो अपनी मेंटेन करते हैं हाई ह्यूमिडिटी को बोरो के अंदर। तो इस वजह से ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो कि वाटर को लॉस नहीं होने देती, एक हार्ड शील्ड की तरह काम करती है इनके अंदर प्रोटेक्टिंग कवरिंग जो है। नेक्स्ट हमारे पास है कोकून फॉर्मेशन, एक होल का बनना। कुछ एम्फीबियन जो है वो कोकून बनाते हैं, वो अपनी बॉडी को कवर कर लेते हैं एक लॉन्ग पीरियड में डॉर्मेंसी में, और अपने वाटर को लॉस होने से बचाते हैं। कोकून्स जो है वो एक होल सा होता है, होल बना हुआ होता है, शेल टाइप होता है। आउटर लेयर ऑफ द स्किन, इनकी स्किन के आउटर साइड पे बनता है। दिस लेयर ऑफ स्किन डिटैच एंड बिकम जो है ये पार्चमेंट लाइक हो जाती है, एक तरपाल की तरह काम करती है, पार्चमेंट की तरह। कोकून्स ओपन होते हैं नियर और द माउथ। कोकून जो है वो रिड्यूस करते हैं वाटर लॉस को बाय 20 to 50%। रिहाइड्रेशन में क्या होता है कि इनकी स्किन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है रिहाइड्रेशन के लिए। एम्फीबियन जो है अपनी बॉडी को फ्लैट कर लेते हैं मॉइस्ट सरफेस के ऊपर।
इस तरह से वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, परमेबिलिटी चैनल्स इंक्रीज़ करते हैं इनका सरफेस एरिया इनकी बॉडी के अंदर, और वो एरिया स्प्रेड करता है वाटर को ओवर द सरफेस विच इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सपोज टू वाटर। 7th वन हमारे पास है स्टोरेज ऑफ वाटर। एम्फीबिया जो है वो टेम्परेरी वाटर को स्टोर करने की कैपेसिटी भी रखते हैं, अपनी बॉडी के अंदर वाटर को स्टोर कर लेते हैं। वाटर स्टोर करते हैं ये अपने यूरिनरी ब्लैडर में और लिम्फ सैक्स में, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और इसको रिप्लेस करते हैं लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन। एम्फीबिया जो है वो रहते हैं ड्राई इन्वायरमेंट्स में और स्टोर करते हैं वाटर को इक्वल टू 35% ऑफ देयर बॉडी टोटल वेट। तो ये हमारे पास था कि किस तरह से ये एम्फीबियन एक्सक्रीशन करते हैं एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल, और किस तरह से अपनी बॉडी को ऑस्मो रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट और मेटामॉर्फोसिस किस तरह से होती है एम्फीबियंस में। तो एम्फीबियन डायोशियस हैं, इनकी ओवरीज टेस्टिस लोकेटेड होते हैं इनकी डॉर्सल बॉडी वॉल की साइड पे। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर एक्सटर्नल होती है, डेवलपिंग एग्स लैक करते हैं एनी रेजिस्टेंट कवरिंग, इनके एग्स पे कोई शेल नहीं होता, कोई कवरिंग नहीं होती। इनकी डेवलपमेंट होती है मॉइस्ट हैबिटेट और वाटर में, एग इनका ग्रो अप होता है। फ्यू एनोरेंस जिनमें टोड और फ्रॉग आते हैं वो टेरेस्ट्रियल नेस्ट भी बनाते हैं, वो नेस्ट को कवर करते हैं विद फोम। वो फोम जो है वो रिड्यूस करती है लॉस ऑफ वाटर को। सम टाइम वो नेस्ट को बनाते हैं नियर द वाटर। कुछ स्पीशीज़ के अंदर लार्वल स्टेज पास होती है इन एग मेम्ब्रेन्स और इमेच्योर हैच करता है, देन उसकी बॉडी जो है वो अडल्ट लाइक बाद में होती है। अगर हम फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट की बात करें एम्फीबियंस के अंदर तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन लेस कॉमन है सैलमेंडर के अंदर। 10% सैलमेंडर में सिर्फ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, नहीं तो इनके अंदर इंटरनल होती है। रिमेनिंग सैलमेंडर डेवलप करते हैं स्पर्मेटोफोर्स और फर्टिलाइजेशन उनके अंदर इंटरनल होती है। एग्स वो डिपॉजिट करते हैं सॉइल और वाटर में, या फिर उनकी ओविडक्ट के साथ ही वो रिटेन रहते हैं एग जब तक उनकी डेवलपमेंट नहीं हो जाती। दूसरी तरफ सिसिलियंस के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। 75% सिसिलियंस जो हैं वो इंटरनल डेवलपमेंट करते हैं, जबकि टैडपोल लार्वा फॉर्म्ड होता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियन टैडपोल लार्वा डिफरेंट होता है अडल्ट से, बिल्कुल टोटली डिफरेंट होता है और डिफरेंट मोड से रेस्पायर करता है, लोकोमोशन करता है और डाइट भी उसकी अडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट होती है। और इस तरह से इनके अंदर दीज डिफरेंस रिड्यूस द कंपटीशन बिटवीन अडल्ट एंड लार्वा। तो ये लार्वा और अडल्ट के अंदर कंपटीशन को भी बहुत हद तक कम कर देता है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं इनका ब्रीडिंग बिहेवियर क्या है। एम्फीबियन का स्टडी करते हैं ब्रीडिंग बिहेवियर। तो इंटरनल फैक्टर जैसे कि हार्मोन्स और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर डिटरमिन करते हैं कि किस टाइम पे इनकी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ ने एक्टिवेट होना है, इन्हेंस होना है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है ये एक इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर इन टेम्परेट रीजन गर्म इलाकों में ये इंड्यूस करवाते हैं उनके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस एम्फीबियंस के अंदर, और ये चेंजेस ही कंट्रोल करते हैं इनके अंदर ब्रीडिंग और ब्रीडिंग पीरियड्स को। ब्रीडिंग इनके अंदर स्प्रिंग और समर दोनों मौसम में होती है। ट्रॉपिकल रीजन जो है और रेनी सीजन इंड्यूस करवाता है ब्रीडिंग एम्फीबियंस के अंदर। इंडिविजुअल लोकेट करते हैं ब्रीडिंग साइट्स को, आइडेंटिफाई करते हैं अपने मेट्स को और कॉर्टशिप बिहेवियर करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपने पार्टनर को एक दूसरे की तरफ, और इस तरह से ये खुद को प्रिपेयर करते हैं ये इंडिविजुअल खुद रिप्रोडक्शन के लिए, और इंश्योर करते हैं कि डेट एग आर फर्टिलाइज्ड एंड डिपॉजिट एट प्रॉपर लोकेशन, के एग को फुली फर्टिलाइज करें और उसको प्रॉपर लोकेशन के ऊपर डिपॉजिट करें। नेक्स्ट हमारे पास है सैलमेंडर। सैलमेंडर यूज़ करते हैं अपने ऑल्फैक्टर और विजुअल साइंस को, यानी देखने की इनके पास कैपेसिटी भी है और सेंस ऑफ स्मेल भी है। इसको ये कॉर्टशिप और मेटिंग बिहेवियर में अपनी इस कैपेसिटी का इस्तेमाल करते हैं, एबिलिटी का। एनोरेंस जो है जिनमें टोड और फ्रॉग आते हैं वो यूज़ करते हैं, मेल यूज़ करते हैं वोकलाइजेशन, यानी टरटराते हैं, मेंढक आवाज़ें निकालते हैं और टैक्टाइल साइन देते हैं। बहुत सी स्पीशीज़ जो हैं वो कंग्रीगेट करती हैं इन वन लोकेशन, एक ही लोकेशन पर इकट्ठी हो जाती हैं जब इनमें ब्रीडिंग एक्टिविटी का टाइम आता है। तो मेल जो है वो वोकलाइज करता है स्पेसिफिक स्पीशीज स्पेसिफिक, इनकी आवाज़ें स्पीशीज स्पेसिफिक होती हैं। वो ये यूज़ करते हैं कि वो अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करें और उनके दरमियान में कांटेक्ट हो सके। टेक्टाइल क्यूज़ जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेल जो है वो माउंट होता है फीमेल के ऊपर और फीमेल को ग्रैस्प करता है विद द हेल्प ऑफ 4 लिम्स अराउंड हर वेस्ट। मेल जो है इज डॉर्सल टू द फीमेल, मेल डॉर्सल साइड पे होता है, ऊपर की तरफ होता है फीमेल की। दिस पोजीशन इज कॉल्ड एम्प्लेक्सिस। इस जो पोजीशन को हम एम्प्लेक्सिस बोलते हैं और ये रहती है 1 to 24 आवर्स तक। मेल रिलीज़ करता है फिर अपने स्पर्म्स को, फीमेल रिलीज़ करती है एग को इस प्रोसेस के दौरान, एम्प्लेक्सिस के प्रोसेस के दौरान। अगर हम सिसिलियन की बात करें तो सिसिलियन के अंदर जो है वो लिटिल नाउन ब्रीडिंग बिहेवियर है। सिसिलियन के अंदर इतना नहीं देखा गया, इतना जाना नहीं गया अभी तक। मेल्स जो है वो इंटरमिटेंट ऑर्गन रखता है अपने पास, कपोलेटरी ऑर्गन होते हैं इनके पास, जो कि मॉडिफिकेशन होती है उसकी क्लोएकल वॉल में। इस वजह से इनके अंदर फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होती है।
नेक्स्ट है वोकलाइजेशन के ये किस तरह की जो है साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो साउंड प्रोडक्शन जो है रिप्रोडक्टिव फंक्शन मेल एनोरेंस में इंपॉर्टेंट है। फ्रॉग प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट कॉल, एडवर्टाइजमेंट कॉल्स। अब इनकी कॉल्स की डिफरेंट जो हैं वो टाइप्स हैं। फर्स्ट है एडवर्टाइजमेंट कॉल, ये यूज़ करते हैं फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए ब्रीडिंग एरियाज़ में, और अनाउंसमेंट करते हैं मेल कि वो उन्होंने एक अपनी इलाका अपनी टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लिया है। ये एडवर्टाइजमेंट कॉल जो है ये स्पीशीज स्पेसिफिक होती है, और ये कॉल इंड्यूस होती है फिजियोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस लेके आती है फीमेल के अंदर, और रिजल्ट क्या होता है कि फीमेल रेडी हो जाती है ब्रीडिंग करने के लिए। सेकंड कॉल है रिसेप्टिव कॉल, इसमें फीमेल खुद को रेडी कर लेती है ब्रीडिंग के लिए, और देन वो उसके आंसर्स में प्रोड्यूस करती है रिसेप्टिव कॉल्स। फिर रिलीज कॉल्स हैं। रिलीज कॉल इन्फॉर्म करती हैं पार्टनर को कि वो इट इज़ इनकेपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। सम मेल ट्राई करते हैं एम्प्लेक्सिस को अनरिस्पॉन्सिव फीमेल्स के ऊपर, तो इस तरह की फीमेल जो है वो रिलीज कॉल देती हैं। सम टाइम मेल मिस्टेकनली आइडेंटिफाई कर लेता है अदर मेल एज अ फीमेल, इसी वजह से जो है वो अदर मेल जो है वो प्रोड्यूस करता है रिलीज कॉल। फोर्थ वन है हमारे पास डिस्ट्रेस कॉल। डिस्ट्रेस कॉल एम्फीबियन कुछ एम्फीबियन प्रोड्यूस करते हैं। ये कॉल एसोसिएट नहीं होती रिप्रोडक्शन से, ये कॉल प्रोड्यूस होती हैं इन रिस्पांस टू पेन, और जब उनको किसी शिकारी से ख़तरा होता है या जब वो तकलीफ़ में होते हैं तो वो मच लाउड बोलते हैं, और इस तरह से वो डरे हुए होते हैं अपने शिकारी से टू रिलीज़ द फ्रॉग, के वो उस मेंढक को जो पकड़ा गया है उसको रिलीज़ करवाएं उसके साथी। तो इस तरह से डिस्ट्रेस ऑल ऑफ द साउथ अमेरिकन जंगल फ्रॉग इज़ लाउड एज अ कैट इन डिस्ट्रेस, कि जब कैट उन पर हमला करती है तो वो लाउडली जो है वो अपनी साउंड जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो उनको प्रोटेक्शन मिल सके। नेक्स्ट अगर हम देखें साउंड प्रोड्यूसिंग अपरेटस इनके अंदर क्या है, तो साउंड प्रोड्यूसिंग अपरेटस फ्रॉग के अंदर कंसिस्ट करता है लेरिंग्स और उसके वोकल कॉर्ड्स पे, जिसको हम कहते हैं लेरेंजियल अपरेटस। ये वेल डेवलप होता है मेल्स के अंदर और पोजेस करता है वोकल सैक को। वोकल सैक जो है वो बाहर की तरफ उभरी हुई होती है, डाइवर्टिकुलम होती है फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ द वोकल कैविटी, और लंग्स फोर्स करते हैं एयर को कि वो वोकल कॉर्ड के अंदर एंटर हों, एंड कार्टिलेज ऑफ द लेरिंग्स। एयर प्रोड्यूस करवाती है इनके अंदर वाइब्रेशंस, मसल्स इनके कंट्रोल करते हैं टेंशंस को, वोकल कॉर्ड्स और रेगुलेट करते हैं वो साउंड की फ्रीक्वेंसी को। वोकल सैक्स जो हैं वो रेजोनेटिंग करती हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, वो ही आवाज़ को जो है बढ़ा भी सकती हैं और कम भी कर सकती हैं, और इस तरह से वो वॉल्यूम को इंक्रीज़ भी करने की कैपेसिटी रखती हैं और डिक्रीज़ करने की भी। अब इनके अंदर जिधर वोकलाइजेशन के हमने बहुत से एडवांटेजेस पढ़े हैं इन कॉल्स के, एडवर्टाइजमेंट कॉल्स, रिसेप्टिव कॉल, रिलीज कॉल, डिस्ट्रेस कॉल, तो उधर कुछ जो है हमारे पास जो है वो एडवांटेजेस हैं। इनकी जो डिफरेंट टाइप की वोकलाइजेशन है उनके एडवांटेज भी हैं हमारे पास। तो एम्फीबियन जो कि वाइडली डिस्पर्स्ड हैबिटेट में रहते हैं, बहुत फैले हुए हैबिटेट में रहते हैं, तो वो बहुत यूज़फुल होता है इनके लिए। आवाज़ों इनके लिए यूज़फुल मददगार साबित होती हैं कि वो अपने मेट को एक दूर प्लेसेस तक भी अट्रैक्ट कर सकती हैं। बहुत सी स्पीशीज़ फ्रॉग की कलेक्ट करती हैं सेम पॉन्ड फॉर ब्रीडिंग, एक ही पॉन्ड को वो चुनती हैं जिधर उन्होंने ब्रीड करना होता है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है उनके लिए कि वो अपने प्रॉपर मेट को फाइंड कर सके, तो वो वोकलाइजेशन के हेल्प के थ्रू ही अपने मेट को अट्रैक्ट करती हैं कुछ स्पीशीज़। तो इधर ये हमारे पास डायग्राम है, ये इनके लंग्स हैं, ये लेरिंग्स है, वोकल सैक है, वोकल अपरेचर है, माउथ है, और ये इनकी जो है वो नेरेस है जहाँ से इनका नोज ओपन होता है, और टंग है। तो जी स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट के हवाले से था, और ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के बारे में होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे, पसंद आए, तो आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे हर नए आने वाले इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप तक पहले पहुँच सकें। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एम्फीबियंस के अंदर पेरेंटल केयर, मेटामॉर्फोसिस और एम्फीबियन इन पैरल, यानी कि जब एम्फीबियन ख़तरे में होते हैं, उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।